मित्र देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि आज की रैली लार्जली मेटल्स रिलेटेड है। मेटल्स में बहुत बड़ी तेजी आज सुबह से देखी और इसका एकमात्र कारण था कि चाइना में अभी कोविड का जो डेवलपमेंट था वो अभी खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे एरियाज में कोविड का खत्म होने के बाद नॉर्मल सी आ रही है और उसी कारण से लोगों को और मार्केट्स में इस बात की तेजी हो गई कि मेटल मार्केट्स में वापस चाइना उतरेगा, डिमांड बढ़ेगी और इसलिए आपने बहुत अच्छी तेजी से मेटल काउंटर्स में देखी। अभी ये कितनी फॉलो अप बाइंग कल आती है, आने वाले हफ्तों में आती है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि दो बड़े इवेंट्स हो चुके हैं। एक तो देखिए रुपया आज सबसे लो लेवल पे टच कर चुका है और दूसरी बात एफआईएस की बिकवाली आज भी काफी बड़ी थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अभी भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा अहमियत रखेगी। हालांकि 16,000 का जो लेवल है सौमित्र वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम थोड़ा कंसोलिडेशन देखेंगे और स्टेडी भी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं अगर होपफुली फॉलो अप बाइंग मार्केट में देखने को मिलेगी। तो एलआईसी का जब इशू सुझाया था तभी हमने उनको क्लियरली बोला था कि आप कोई बड़ा बम्पर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट ना करें। अगर कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही इसमें खरीदारी करें। और अभी भी मैं कहता हूं कि करंट प्राइस जो 7-8% डिस्काउंट पे शेयर लिस्ट हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको 1.5-2 साल का नजरिया एलआईसी में इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा है। काफी लेवल तक एफिशिएंसीज और नए प्रोडक्ट्स और ऑब्वियसली ऑपरेटिंग बेनिफिट्स एलआईसी को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि 7-8% पहले दिन नेगेटिव खुलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसे काफी कंपनीज है जिन्होंने अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री बहुत खराब करी लेकिन उसके बाद अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी शुड नॉट कंप्लीटली राइट ऑफ द कंपनी। हमको लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और जिनके पास समय है 1.5-2 साल का वो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए। अविनाश, ये जो 5G अब आने वाला है देश में, टेलीकॉम कंपनियां काफ़ी हद तक बुलिश ज़रूर हैं, लेकिन एक बड़ी चिंता ये है कि क्या कस्टमर अब हायर रेट्स देने को तैयार होगा, क्योंकि जो आदत अभी तक भारतीय टेलीकॉम कस्टमर्स को है वो ये कि कम बिल में ज़्यादा काम हमारा होना चाहिए, तो उनके जो आरपूज हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट कैसे ट्रांसलेट होगा जो हमारे लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, चाहे वो भारती है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, उन पर क्या देखते हैं आप? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए जो 5G का जो रोल आउट है वो डेफिनेटली काफी समय से कस्टमर्स अवेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि देखिए इसमें जो प्रीमियम सर्विसेज होंगी जहाँ पे डेटा स्पीड बहुत तेजी से किसी को अगर शिफ्ट करना है या यूज करना है तो मेरे ख्याल से 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कस्टमर्स को यूज करना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से सर्विस अगर प्रीमियम सर्विस है तो ये कंपनीज डेफिनेटली इसकी कीमत इनिशियली मांगेंगे। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी कंपनीज काफी कॉम्पिटिटिव इसको प्राइस करेंगे क्योंकि वो सभी जानते हैं कि इसको जितना मास नंबर्स में बेचा जाएगा उसी में उनका फायदा है। मेरे ख्याल से टेलीकॉम सर्विसेज में बहुत वैल्यू एडिशंस आने की अपेक्षा है। 5G एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे आएगा तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो इंटरनेट ड्रिवन बिजनेसेस है वो डेफिनेटली यहाँ पे 5G को जरूर अडॉप्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कीमतों में कोई इशू होगा। प्रीमियम अगर आता भी है तो जो प्रीमियम कस्टमर्स है वो प्रीमियम देने के लिए तैयार होंगे और जो मास कस्टमर्स है उनके लिए अभी भी 4G चलेगा। तो मेरे ख्याल से 5G और 4G एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग विल को एग्जिस्ट और 5G डेफिनेटली इनिशियली प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफरिंग में किया जाएगा और ये दोनों कंपनीज के लिए भारती एयरटेल, रिलायंस, जो ये दोनों कंपनीज को काफी फायदा होना चाहिए क्योंकि काफी हार्डकोर इन्वेस्टमेंट इन्होंने पहले कर दी है 5G के लिए और इसका बेनिफिट इनको जरूर आने वाले सालों में मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कीमतों के कारण कोई डिमांड कंप्रेशन आएगी या डिमांड आएगा नहीं। डेफिनेटली इसकी डिमांड काफी बड़ी होगी। सौमित्र, मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया एग्रोकेमिकल प्लेयर यूनाइटेड फास्फोरस पे। हमको लग रहा है कि यूपीएल के नंबर्स FY22 के बहुत दमदार आए थे और आने वाले साल में भी जिस प्रकार का ग्रोथ यूरोप, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स और इंडिया में दिख रहा है, हमको लग रहा है कि बहुत मार्जिन्स एज वेल एज टॉप लाइन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि इस साल कर्जा भी कम होने की अपेक्षा है। कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है कि ओवरऑल डेट वो कम करना चाहते हैं। वो करीबन 819 का अभी करंट प्राइस है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम 8 से 12 महीने का है तो करीबन 975 का टारगेट प्राइस इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। और दूसरी कंपनी जो ऑटो एंसिलरी है और जो लुब्रिकेंट बनाती है सौमित्र, उस कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। ये कंपनी बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट लुब्रिकेंट प्लेयर इंडिया में है और OEMs एज वेल एज रिप्लेसमेंट मार्केट में बहुत अच्छी तरह से अपना प्रेजेंस बना चुकी है। सबसे बड़ी बात, इस साल करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू और उसके ऊपर 200 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमाएगी। हालांकि
क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी बड़े हैं, तो इसलिए स्टॉक में थोड़ी सी सॉफ्ट मूवमेंट है। लेकिन हमारा मानना है कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर बहुत है। इन्होंने करीबन 8 महीने में 5 बार अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, और हमारा मानना है कि क्रूड के प्राइसेस जब सॉफ्ट होंगे होपफुली आने वाले साल में, तो इनको काफी फायदा होगा। तो करीबन अगर 12 से 15 महीने का व्यू है, तो ये सबसे बॉटम लेवल है। 750 के हाई के बाद ये शेयर अभी 380-85 में मिल रहा है, तो करीबन 12 to 15 मंथ्स के टाइम फ्रेम से खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 475-500 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली इसमें अच्छी डीप वैल्यू आपको मिल सकती है।